इंटेस्टाइन से रिलेटेड रेक्टल कार्सिनोमा के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। रेक्टल कार्सिनोमा इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करता है, ठीक है। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स खासतौर पे वो वाले जो इंफीरियर रेक्टल वेसल्स के अलोंग पड़े होते हैं। इसके अलावा रेक्टल कार्सिनोमा से रिलेटेड और भी बहुत से एमसीक्यूज हैं, लाइक इसका ट्यूमर मार्कर दैट इज़ CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है, ठीक है। ये एमसीक्यू भी नेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा रेक्टल कार्सिनोमा के डायग्नोसिस के लिए हम फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी यूज़ करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन है। और इसकी स्टेजिंग के लिए हम लोग रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी यूज़ करते हैं। ये दोनों एमसीक्यूज बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं। रेक्टल कार्सिनोमा के लिए जो ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट इज़ इंटीरियर रिसेक्शन। लेकिन अगर रेक्टल कार्सिनोमा 5 सेंटीमीटर से लार्ज होगा और एनल वर्ज के ऊपर होगा देन हम एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन करते हैं, ठीक है। ये सारे मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। देन कैप्सूल एंडोस्कोपी, इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं, लाइक इसमें बेसिकली होता क्या है, ये एक एंडोस्कोप ही है लेकिन कैप्सूल एक माउथ से हम ये इंजेस्ट करवा देते हैं और वो पूरी GIT को विजुलाइज करके कैमरा के थ्रू रेक्टम एनस कनाल से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि ये हर पेशेंट में नहीं दे सकते। अगर किसी पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन है GIT की तो उस केस में हम कैप्सूल एंडोस्कोपी नहीं दे सकते, जबकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत एक्यूरेटली विजुलाइज कर देती है पूरी GIT को। बहुत से पेशेंट्स इसको प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एंडोस्कोपी। और इसके अलावा इसमें कोई सिडेशन नहीं होती, कोई पेन नहीं होती। और एज सच ये वाले एमसीक्यूज इसी तरह से आया हुआ है कि कैप्सूल एंडोस्कोपी का डिसएडवांटेज क्या है कि वो हर पेशेंट उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। जब भी हम इलियोसिकल रिसेक्शन करते हैं, मतलब आइलियम को रिसेक्ट करते हैं, तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, दैट इज़ विटामिन B12, क्योंकि वो आइलियम में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। टाइफॉइड परफोरेशन आइलियम के अंदर होती है, ख़ास तौर पे आइलियम के टर्मिनल पार्ट के अंदर परफोरेशन होती है ड्यू टू टाइफॉइड। सिग्मॉइड वाल्वुलस से रिलेटेड भी बहुत से एमसीक्यूज आए हुए हैं। सिग्मॉइड वाल्वुलस बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, वाल्वुलस मीन्स के सिग्मॉइड ट्विस्ट कर जाता है। ये सिग्मॉइड इंटेस्टाइन का पार्ट है, जब ट्विस्ट होगा तो उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इंटेस्टाइन का वो डिस्टेंड होगा, इसको हम कहते हैं ओमेगा साइन। इसमें सडनली पेशेंट में बहुत ज़्यादा पेन होती है, वॉमिटिंग होती है। इसके अलावा सिग्मॉइड वाल्वुलस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कंजेनिटल टाइप सिग्मॉइड वाल्वुलस की सिग्मॉइड हो सकता है, सीकल वाल्वुलस हो सकता है, या बच्चों के अंदर हम उसको वाल्वुलस न्यूनेटोरम कहते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजेनिटल वाल्वुलस, तो उसमें कंजेनिटल वाल्वुलस सिर्फ कंपाउंड वाल्वुलस नहीं है, बाकी सारे के सारे ही हमारे पास कंजेनिटल वाल्वुलस की टाइप्स हैं। इसके अलावा सिग्मॉइड वाल्वुलस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आया है कि इसमें सडन सवेयर एब्डोमिनल पेन होती है और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होती है, और लूप इंटेस्टाइन का या कोलॉन का डायलेटेड होता है या डिस्टेंडेड होता है, उसको हम सिग्मॉइड वाल्वुलस कहेंगे। ये भी एमसीक्यू में आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, ठीक है। अब जब भी प्लांट सोर्स की वजह से इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो, इसका क्या मतलब है कि प्लांट सोर्स से जो भी फूड आते हैं उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, लाइक वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, तो उस फाइबर की वजह से अगर इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो उसको हम कहते हैं फाइटोबेजोर, ठीक है। अब इसमें सिनेरियो इस तरह से भी आया हुआ है कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वेजिटेबल फाइबर या ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय प्लांट सोर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इस तरह से एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जब भी MI की हिस्ट्री के बाद पेशेंट में सवियर टेंडर एब्डोमिनल पेन होती है और बाउल साउंड्स एब्सेंट हो जाती है, उसको हम कहते हैं मीजेंटेरिक इस्कीमिया। ये एमसीक्यू 5-6 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसमें ऑलवेज MI की हिस्ट्री होती है, ठीक है। MI मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद अगर इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सवियर पेन हो रही है एब्डोमिन में, दैट इज़ मीजेंटेरिक इस्कीमिया। देन शॉर्ट गट सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन होती है स्टिटोरिया। बेसिकली शॉर्ट गट सिंड्रोम में हम डिफरेंट इंटेस्टाइन के पार्ट्स को कट करके आपस में एनास्टोमोस करते हैं, उसकी वजह से इंटेस्टाइन बहुत शॉर्ट हो जाती है, गट बहुत शॉर्ट हो जाती है, तो उसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ स्टिटोरिया। पेनफुल डेफिकेशन होती है एनल फिशर में, ठीक है। इसके अलावा रेक्टल कार्सिनोमा की स्टेजिंग हम कैसे करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी से करते हैं। और रेक्टल कार्सिनोमा को हम डायग्नोज किस तरह से करते हैं,
फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी पे हम इसको डायग्नोस करते हैं। और रेक्टल कार्सिनोमा का जो मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट इज़ इंटीरियर रिसेक्शन, ये भी नेक्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है। बट अगर 5 सेंटीमीटर मैस एनल वर्च के ऊपर है तो उसको हम लोग एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन से ट्रीट करते हैं, ठीक है। देन हेमरॉइड्स के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है दैट इज़ प्रोक्टोस्कोपी। एंटेरोकुटेनियस फिस्टुला मतलब स्किन और इंटेस्टाइन के दरमियान फिस्टुला डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से बन सकता है। अब ये इसी तरह से सिनेरियो आया हुआ है, उसमें ये सारे पॉइंट्स दिए हुए थे प्लस ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ था, ठीक है। तो उसमें एंटेरोकुटेनियस फिस्टुला कोरोन डिजीज़ में बन सकता है, रेडिएशंस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से या कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये फिस्टुला बन सकता है। अब इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव जो आंसर था उस पर टिक करना था, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की इन्वेस्टिगेशन हम लोग सिग्मोइडोस्कोपी विद बायोप्सी के साथ करते हैं, जबकि जो एनोरेक्टल कार्सिनोमा है उसकी इन्वेस्टिगेशन हम फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी से करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए सिग्मोइडोस्कोपी विद बायोप्सी, और कोरोन डिजीज़ के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है दैट इज़ एंटेरोस्कोपी, ये भी नेक्स्ट लिखा हुआ है। देन पेरी अम्लाइकल एरिया पे अगर कोई मैस है और वो मूव कर रहा है दैट विल बी मीजेंटेरिक सिस्ट, ये एमसीक्यू भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर इज़ CEA, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। हिर्ट्सप्रंग डिजीज़ को हम डायग्नोस किस तरह से करते हैं, बेरियम अनीमा पर डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा हिर्ट्सप्रंग डिजीज़ से रिलेटेड एक और एमसीक्यू आता है कि इसके अंदर और बैक प्लेक्सिस में कोई भी गैंग्लियन नहीं होते, ये एमसीक्यू भी मैं नेक्स्ट आपको दिखा देती हूँ। इंटेस्टाइन में अगर सीसाइल पॉलिप्स हैं उसको हम विलस एडिनोमा कहते हैं, ये एमसीक्यू भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर गैस्ट्रिक आउटलेट सिंड्रोम है और उसके गैस्ट्रिक आउटलेट सिंड्रोम है मतलब कि कोई फ्लैटस पास नहीं होगा, फीसेस पास नहीं होंगे, सारी एयर फ्लूइड हर चीज़ इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। अब ऐसे पेशेंट अगर मूवमेंट करेगा मतलब एक अपनी करवट बदलेगा तो उसमें एक साउंड आएगी, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक स्प्लैश या सक्सेशन स्प्लैश। ये एमसीक्यू में सक्सेशन स्प्लैश इसको टिक करना था, इसको हम गैस्ट्रिक स्प्लैश भी कहते हैं। क्यों होता है, क्योंकि आगे तो फ्लैटस पास नहीं हो रहा, सारी एयर फ्लूइड इंटेस्टाइन के अंदर ही है। तो जब पेशेंट अपनी करवट बदलता है तो वो एक साउंड आती है इस फ्लूइड या एयर की मूवमेंट की वजह से, उसको सक्सेशन स्प्लैश कहेंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू भी 3-4 टाइम्स रिपीट हुआ है। देन कोरोन की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मैंने आपको पहले भी बताया एंटेरोस्कोपी होती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस की सिग्मोइडोस्कोपी विद बायोप्सी। देन रेक्टल कार्सिनोमा के लिए जो प्रोसीजर ऑफ चॉइस है यानी सर्जरी ऑफ चॉइस दैट इज़ इंटीरियर रिसेक्शन, ये भी मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अगर रेक्टल कार्सिनोमा 5 सेंटीमीटर का है और एनल वर्च के ऊपर है तो फिर हम लोग एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन करते हैं, ठीक है। देन हाइपोवोलीमिक शॉक अगर ट्रॉमा की वजह से हुआ है, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से अगर हाइपोवोलीमिक शॉक हुआ है तो उस केस में हम फास्ट टेक्निक करते हैं, ये एक इन्वेस्टिगेशन है। इसके नाम के अंदर ही बताया हुआ है कि फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, ट्रॉमा के लिए हम बेसिकली ये असेसमेंट करते हैं फास्ट, ठीक है। उसके अलावा पेरी एनल फिस्टुला, ये कोरोन डिजीज़ में बनता है, ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि कोरोन में फिस्टुला बनता है, और कार्सिनोमा अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। अगर अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमिनल पेन है, कोई उसकी रीज़न नहीं पता चल रही, उसको हम लेप्रोटमी पे डायग्नोस करते हैं, ठीक है। देन अमीबिक लिवर एब्सेस के डायग्नोसिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं। अगर एक बेबी बहुत ज़्यादा रोता है और उसका स्टूल किस तरह का रेड क्रंट जेली स्टूल है और उसके एब्डोमेन में एक सॉसेज शेप मैस है तो उसका डायग्नोसिस होगा इंटरसुसेप्शन, ठीक है। अगर गैस्ट्रेक्टमी के बाद मतलब स्टमक रिमूव करने के बाद पेशेंट को कुछ साइंस सिम्टम्स आ रहे हैं तो बेसिकली इस दौरान वेगस नर्व उसकी कट हो गई है जिसकी वजह से पाल्पिटेशन, डिजीनेस, फ्लशिंग, स्वेटिंग और हर मील के बाद ये हर खाने के बाद ये वाली सिम्टम्स आ रही हैं, उसको हम कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की ड्यूक्स क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सच एमसीक्यू आया हुआ है, थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है, उसमें उन्होंने डी पॉइंट में लिखा था ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स उन्होंने यही लिखे थे, डी पॉइंट में लिखा था लिम्फ नोड्स विद लिवर मेट्स। तो आपको पता है कि ड्यूक्स क्लासिफिकेशन में लिवर मेट्स तो होते नहीं, तो डी ऑप्शन बेसिकली पूछा था कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन लगाना था जिसमें लिम्फ नोड्स के साथ लिवर मेट्स होते हैं। ये तीनों क्राइटेरियाज बहुत अच्छे से पता होंगे तब डी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। देन अल्सरेटिव कोलाइटिस में टॉक्सिक मेगाकोलॉन होता है और कोरोन में फिस्टुलाज बनते हैं, अभी मैंने आपको बताया।
देन अगर हमारे पास राइट आइलियक फॉसा के अंदर एक मैस है और साथ वेट लॉस की हिस्ट्री है, तो जब भी वेट लॉस की और लॉन्ग किसी डिजीज़ की हिस्ट्री होगी तो थिंक अबाउट कार्सिनोमा। यहाँ पे लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है और राइट आइलियक फॉसा में मैस है, तो राइट साइड पे सीकम ही होता है। सिनेरियो में जितने पॉइंट्स थे अदर कार्सिनोमा, स्टमक का कार्सिनोमा था, सिग्मॉइड का, वो सारे लेफ्ट साइड पे होते हैं, राइट साइड पे सिर्फ सीकम का ही होता है। देन पैरालाइटिक आइलियस पोटाशियम की वजह से होता है, ठीक है। और पैरालाइटिक आइलियस के पेशेंट यूजुअली हेमिकोलेक्टमी के बाद अगर एब्डोमेन पेशेंट का साइलेंट हो जाए या टेंडरनेस भी ना हो, कुछ भी ना हो, मतलब हेमिकोलेक्टमी हुई और पेशेंट का एब्डोमेन बिल्कुल साइलेंट हो गया, दैट इज़ पैरालिटिक आइलियस, और वो पोटाशियम की वजह से होता है। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज एडहेजन है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग वेरेसिस जो है वो ब्लीड करें, जो एसोफेगियल वेरेसिस होते हैं, अगर वो ब्लीड करें तो उसके लिए सर्जिकल या नॉन इन्वेसिव मैनेजमेंट क्या होती है, एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी, और मेडिकल मैनेजमेंट इज ऑक्ट्रियोटाइड। ये 2 दफ़ा एमसीक्यूज आए हुए, मेडिकल मैनेजमेंट अलग से पूछी थी और ये वाली मैनेजमेंट अलग से पूछी थी, एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी, ठीक है। शिफ्टिंग टेंडरनेस मीजेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस का डायग्नोस्टिक साइन है। जुवेनाइल पॉलिप्स क्या होते हैं, ये एक तो यंग एज में होते हैं, जुवेनाइल मीन यंग, और दूसरा इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है। और ये किस तरह के ये पॉलिप्स होते हैं, दे ब्राइट रेड चेरी लाइक पॉलिप्स होते हैं, उसको हम जुवेनाइल पॉलिप्स कहते हैं, ठीक है। मीजेंटेरिक सिस्ट, अगर पेरी अम्बिलिकल एरिया के ऊपर कोई मोबाइल मैस है उसको हम मीजेंटेरिक सिस्ट कहते हैं, और अगर वो रप्चर होगी तो पेशेंट को फीवर होगा और एब्डोमेन टेंडर होगा, खासतौर पे पेरी अम्बिलिकल रीजन में, उसको हम कहते हैं मीजेंटेरिक सिस्ट रप्चर। देन कार्सिनॉइड ट्यूमर कहाँ से अराइज होता है, कुलचुस्की सेल से, ठीक है। कार्सिनॉइड ट्यूमर के 2 तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, अगर 1.5 सेंटीमीटर से कम है इसका साइज़ फिर हम एपेंडेक्टमी करते हैं, और अगर इसका साइज़ 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो राइट हेमिकोलेक्टमी करते हैं। ये दोनों ही एमसीक्यूज आए हुए हैं। देन एक्यूट एब्डोमेन की ट्रीटमेंट के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज़ एनजी पास करनी है और आईवी फ्लूइड स्टार्ट करने हैं, उसके बाद कोई और ट्रीटमेंट देना है। अगर कोलोन और इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिप्स हैं तो उसको हम कहते हैं हेमाटोमेटियस पॉलिप्स। सिग्मॉइड वाल्वुलस में आपको पहले बता चुकी हूँ कि डायलेटेड लूप होता है, सिवियर एब्डोमिनल पेन होता है और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होती है, उसको हम कहते हैं सिग्मॉइड वाल्वुलस। पैरालिटिक आइलियस से पहले डिस्कस हो गया कि अगर राइट हेमिकोलेक्टमी के बाद पेशेंट की चेस्ट